हेलो गाइस, माय नेम इज विनम्र मेहता एंड वेलकम टू माय चैनल इको मास्टर। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई, जो क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए वर्ड आ रहा है सप्लाई। मैंने आपको पहले भी कहता हूँ, पहले की वीडियो जरूर देख के आइएगा, और खासकर इस वीडियो से, इस चैप्टर से जो कनेक्ट करेगा वो करेगा सप्लाई का डिमांड का चैप्टर। तो वो चैप्टर तो बिल्कुल ही देख के आइए। इकोनॉमिक्स में हम बड़े अच्छे से जानते थे डिमांड सप्लाई, उनके बारे में बहुत सारी बातें की है हमने। लेकिन आज हम देखेंगे कि एक्चुअली सप्लाई है क्या। अभी इससे पिछला चैप्टर हमने देखा था, वो था प्रोड्यूसर रिलेटेड। ओके, स्टार्टिंग में जब हम चैप्टर देख रहे थे तो हम देख रहे थे कंज्यूमर से रिलेटेड, तो उसके बाद आया डिमांड का टॉपिक। अब हमने पिछला चैप्टर देखा प्रोड्यूसर से रिलेटेड, अब आया सप्लाई का टॉपिक। तो आप ये सोच ही सकते हैं कि प्रोड्यूसर से सप्लाई रिलेट करता है एंड ऑल, और कंज्यूमर से डिमांड। अगर वो डिमांड वाला चैप्टर आपने देखा है तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमारे रहेंगे। सबसे पहला रहेगा कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई के बारे में जानेंगे, बेसिकली सप्लाई है क्या चीज। ओके, सप्लाई शेड्यूल। मैंने कहा सप्लाई और डिमांड बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो चैप्टर जरूर देख के आइएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें हमने डिमांड का एक शेड्यूल बनाया था, एक पूरा टेबल बनाया था, उसमें हमने प्रॉपर शेड्यूल बनाया था कि डिमांड कितने प्राइसेस पे कितना लोग डिमांड करें। ऐसे ही सप्लाई में भी आएगा कि कितने प्राइजेस पे कितना लोग सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई होता क्या है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली शेड्यूल में क्या बनेगा आप वो सोच सकते हैं डिमांड से रिलेट करके। सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, जैसे हमने डिमांड का कर्व बनाया था वैसे एक सप्लाई का कर्व भी बनेगा। ओके, अब मैंने कहा दोनों एकदम अपोजिट होते हैं। याद, अगर आप देख के आए हो वो चैप्टर तो आपने देखा होगा सप्लाई का कर्व नीचे जा रहा था, तो ये उसके अपोजिट है, तो सोचिए सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। सप्लाई फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब जैसे हमने देखा था डिमांड के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, खाली प्राइस ही नहीं था, ऐसे ही सप्लाई फंक्शन में भी हम देखेंगे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स। सप्लाई खाली एक प्राइस से रिलेट नहीं करता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को रिलेट करते हैं। ओके, उसमें चेंजेस लाते हैं। तो सप्लाई फंक्शन में वो सारे डिटर्मिनेंट्स की हम बात करेंगे। डिटर्मिनेंट्स मींस फैक्टर्स एंड ऑल। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड था खाली प्राइस और डिमांड के ऊपर, ऐसे ही प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशन रहेगा वो हम लॉ ऑफ सप्लाई में जानेंगे। ओके, चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। अब उसमें भी हमने डिमांड के चैप्टर में देखा था डिमांड अलग चीज है, क्वांटिटी डिमांडेड अलग चीज है। इसमें भी हम देखेंगे सप्लाई अलग चीज है और क्वांटिटी सप्लाइड अलग चीज है। तो उनमें जब चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड में या क्वांटिटी डिमांड में। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिमांड वाले में, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वैसे ही हम यहाँ भी देखेंगे मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब हम डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में, चेंज में हम देखेंगे कि उनमें कैसे चेंजेस आते हैं। या तो मूवमेंट होगी उस डिमांड सप्लाई कर्व के ऊपर, या फिर वो शिफ्ट होगा कर्व आपका। ओके, एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसका मीनिंग जानेंगे, उसकी मेजरमेंट जानेंगे। इलास्टिसिटी क्या चीज थी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाया था डिमांड वाले चैप्टर में। समझिए, एक रबर बैंड का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर वो रबर बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, जरा सा खींचने से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन कोई मोटा सा रबर बैंड है, उसको थोड़ा सा खींचो तो वो थोड़ा सा ही आगे खींचता है। ऐसे ही इलास्टिसिटी वही चीज है कि एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से उसमें कितना ज्यादा चेंज आ रहा है सप्लाई में। अगर वो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, जरा सा ही कोई फैक्टर चेंज हो रहा है, सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है उससे, तो वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा फैक्टर में चेंज आने के बाद भी सप्लाई में बहुत कम ही चेंज आ रहा है, तो इसकी इलास्टिसिटी कम है। तो उसकी मीनिंग देखेंगे डिटेल में, थोड़ा उसका मेजरमेंट जानेंगे कि ये जो इलास्टिसिटी जो है उसको मेजर भी कैसे करेंगे कि कितना कोई फैक्टर में चेंज आने से प्राइस जो है सप्लाई में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। ओके, तो ये हमारा पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई बेसिकली है क्या। Supply of a commodity refers to quantity of a commodity that the producer are willing to sell at different possible prices at a point of time. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग प्राइसेस पे एक प्रोड्यूसर जो है कितना क्वांटिटी सेल करने को तैयार है। समझो अगर प्राइस 10 रुपए है तो वो 10 चीजें बेच रहा है, प्राइस बढ़ गया 20 हो गया तो अब वो जो है 18 चीजें बढ़ रहा है बेच रहा है। प्राइस जो है और ज्यादा बढ़ गया, समझो 30 हो गया तो वो और ज्यादा चीजें भेज रहा है, अब 26 बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आप सोच सकते हो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो अलग अलग प्राइसेस पे
वो कितनी कितनी क्वांटिटीज जो है सेंड कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज वो जो है बेच रहा है, सेल कर रहा है। ओके, यही क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अब जैसे मैंने बताया था 10 प्राइस पे वो 10 क्वांटिटी भेज रहा है, तो 10 प्राइस पे वो 10 क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा है। अब दूसरी क्वांटिटी सप्लाइड क्या थी? वो था आपका 20 प्राइस पे वो 18 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। ओके, क्वांटिटी सप्लाइड आपका आ गया। एक सिंगल किसी पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी सेल कर रहा है, ओके, सप्लाई कर रहा है, वो आपका क्वांटिटी सप्लाइड है, और वो ओवरऑल जो है आपका बनेगा सप्लाई। ओके, ओवरऑल जितने भी प्राइसेस है उन अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग कितनी क्वांटिटी वो भेज रहा है, वो आपका पूरा है सप्लाई। जैसे ही डिमांड में था एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितनी डिमांड कर रहा है, वो क्वांटिटी डिमांडेड, और अलग अलग डिमांडेड पे उनको जब ओवरऑल हम निकाले अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है, वो आपका डिमांड है। वैसे ही सप्लाई भी है। ओके, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड वो कितनी कर रहा है, वो आपका सप्लाई का कंसेप्ट आ जाएगा। चलो लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई शेड्यूल। इसमें थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे जब हम इसका शेड्यूल बनाएंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई शेड्यूल। उससे पहले हम ये दो वर्ड्स के ऊपर जाते हैं, सप्लाई और स्टॉक। अभी हमने देखा सप्लाई तो होता क्या है, लेकिन व्हाट इज स्टॉक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे, उससे हम इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे बड़े आसानी से। सप्लाई हमने भी पहले भी देखा था, इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड है व्हिच प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल, प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है। तो स्टॉक क्या चीज है? इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। ये उतना स्टॉक ऑफ कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है। सप्लाई वो है जो वो बेचने को तैयार है, और स्टॉक वो है जो उसके पास अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। ओके, अगर उसके पास स्टॉक में कुछ है ही नहीं तो वो सप्लाई करेगा कैसे? उतना होना चाहिए ना उसके पास। ये है विच ही इज रेडी टू सेल, और ये है जो उसके पास अवेलेबल है बेचने को। ओके, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट होता है अलग अलग टाइम पे, एंड ऑल स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, तो ये जो है अपना स्टॉक जो है, इट इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, it is measured at a point of time. Okay, it is always related to price of a commodity. जो सप्लाई है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी से रिलेट करता है। अभी भी आपको बताया था लॉ ऑफ सप्लाई भी प्राइस से रिलेट करता है। जितना ज्यादा प्राइस होगा प्रोड्यूसर जो है उतना ज्यादा ही बेचना चाहेगा, क्योंकि अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा ही बेचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉफिट ज्यादा होगा, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। लेकिन स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस, इट्स इन्वेंट्री ऑफ द फर्म रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड डिमांड। अब स्टॉक जो है वो प्राइस से रिलेट नहीं करता, स्टॉक करता है इन्वेंट्री। कितना इन्वेंट्री में वो प्रोड्यूस करके अपने पास रखना चाहेगा, वो एक्सपेक्टेड डिमांड से रिलेट करता है। समझो, अगर उसने एक्सपेक्ट करना, एक होता है डिमांड, एक होता है एक्सपेक्टेड डिमांड। उसने डिमांड एक्सपेक्ट की कि फ्यूचर में जो है लोग इस क्वांटिटी की, इस गुड को ज्यादा डिमांड करेंगे, तो वो उसकी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। ओके, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो वो कम प्रोड्यूस करेगा। ओके, और अपनी प्रोडक्शन किसी दूसरे गुड में लगा लेगा जिसका उसको एक्सपेक्टेड है कि डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो वो एक्सपेक्ट करता है डिमांड को कि कितनी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन करता है। ओके, तो ये स्टॉक और आपका सप्लाई था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई शेड्यूल। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, डिमांड शेड्यूल क्या था, इसमें भी इट इज अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ये एक टेबल हम बनाते हैं, इसमें डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज जो है कितनी सप्लाई करना वो चाहेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, यहाँ पे दो टाइप के आते हैं, जैसे डिमांड में भी दो टाइप के थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। वैसे ही यहाँ पे भी दो है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने डिमांड वाला चैप्टर नहीं देखा तो उसे जरूर देख के आइएगा, पिछले चैप्टर जरूर देख के आइएगा, उनके साथ ही आपको आगे के चैप्टर्स बड़े आसानी से समझ में आएंगे। और ये तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जितना जो जो उसमें था डिमांड में वैसा ही सब कुछ सप्लाई में है, तो वो तो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये।
ओके, लेट्स मूव फर्दर इसी सप्लाई शेड्यूल में। लेट्स सी सप्लाई शेड्यूल का टेबल। जैसे डिमांड शेड्यूल का हमने टेबल बनाया था वैसे ही सप्लाई शेड्यूल का भी है। एट डिफरेंट प्राइसेस, क्वांटिटी सप्लाइड फर्म ए की, फर्म बी की। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट दोनों अलग अलग चीज है। इंडिविजुअल में यहाँ पे देखो ये पहला इंडिविजुअल ए है, उसका सप्लाई शेड्यूल दे रखा है। जब प्राइस 5 है तो वो कुछ सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा मे भी। जब प्राइस 10 है तब वो 10 सप्लाई करेगा, 15 पे 20 और 20 पे 30। ये एक इंडिविजुअल फर्म का यानी कि फर्म ए का है। दूसरा फर्म बी का, प्राइस 5 पे 0, 10 पे 5, 15 पे 10 सप्लाई करेगा, 20 पे 15 गुड सप्लाई करेगा। अब मार्केट क्या है? बेसिकली मार्केट सप्लाई का या मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल। ओके, सारे इंडिविजुअल्स को जब हम सप्लाई को, क्वांटिटी सप्लाइड को ऐड करके एक नया शेड्यूल बनाएंगे तब वो आपका मार्केट में आएगा। जैसे 0 + 0 0। अब प्राइस 10 है, इसमें ए जो है 10 गुड सप्लाई कर रहा है, बी जो है क्वांटिटी सप्लाइड उसकी 5 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मार्केट बनेगा 10 + 5 15। अब यही मत सोचिएगा कि ए और बी है उन्हीं को ऐड करेंगे। मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स है, चाहे ए बी सी डी ई एफ, चाहे ज्यादा भी हो, उन सब का जब हम सबमिशन करेंगे, जब सबको ऐड करके पूरी मार्केट का जो है सप्लाई शेड्यूल बनेगा। ओके, तो ये आपका आया सप्लाई शेड्यूल। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रहा है, तो इट शोज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए इसका कर्व सोच के देखिए, जब पॉजिटिव रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ओके, और डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका डिमांड का जाता था, तो डिमांड का क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप शो होता था। ओके, अब सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप। अब सप्लाई कर्व इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। ये जो सप्लाई शेड्यूल है इसको हमने यहाँ पे इस ग्राफ पे जब पुट किया तो हमें जो है सप्लाई कर्व हमारा बना। ओके, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको। ये एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, ये इंडिविजुअल 1 की है या इंडिविजुअल ए की है। दूसरा बी, इंडिविजुअल बी की फिगर 2 में शो हो रहा है। और तीसरा जो है ये मार्केट, फिगर 3 जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इधर हमने यहाँ पे ये 10 सप्लाई कर रहा है तो हमने 5 पे, आई मीन प्राइस 10 पे 10 को जब हम पुट किया तो ये आपका पहला पॉइंट सी बना। और इसका 10 पे जो है 5 बन रहा है, तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 10 पे हमारा यहाँ पे ये 15 पे होगा। तो हॉरिजॉन्टली जब हम इनको सबमिशन करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो ये आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। ओके, इस शेड्यूल को जब हम पुट करेंगे तो ये कर्व बन जाएगा। पहला इंडिविजुअल ए का कर्व, दूसरा इंडिविजुअल बी का कर्व और तीसरा इंडिविजुअल सी का। अब ये चीज याद रखिए, मैं आपको शेड्यूल में भी बता रहा हूँ, ये 5 पे 0 क्वांटिटी सप्लाइड है, 5 पे 0 क्वांटिटी सप्लाइड है, 10 पे 10 क्वांटिटी सप्लाइड है। ये जब सिंगल हम उस पे ले रहे हैं प्राइस पे तो वो क्वांटिटी सप्लाइड शो कर रहा है, और जब हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो ये पूरा सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा। अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है। क्वांटिटी सप्लाइड एक पर्टिकुलर प्राइस की बात है और सप्लाई शेड्यूल ये ओवरऑल। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड क्या है वो आपका सप्लाई शेड्यूल शो करता है। अब इसका स्लोप क्या है? स्लोप के लिए आप जरा ये सोच के देखिए, आपने कभी देखा है जो प्लेन होता है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, प्लेन जो सरफेस होता है। रही बात जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ थोड़े ऊंचे जा रहे होते हैं, कहते हैं ना उनकी हाइट थोड़ी ऊंची है, कोई थोड़े नीचे की तरफ हो रहे थे, नीचे से ऊपर थोड़ा नीचे जा रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत बहुत ऊंचे होते हैं। तो हम बोलते हैं ना इसका स्लोप बहुत ऊंचा है, इसका स्लोप बहुत नीचा है। जरा सोच के देखिए, इंडिविजुअल जो बी है उसका स्लोप कितना ऊंचा है, पहाड़ों की तरह वो कितना ऊंचा जा रहा है, और इसका स्लोप थोड़ा नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आप ये चीज बोल सकते हैं, अगर लाइन ऐसी बनेगी तो उसका स्लोप है ही नहीं, और अगर लाइन ऐसी बनेगी तो उसका स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, बहुत ज्यादा है, यू कैन से। ओके, तो यही चीज यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल ए का स्लोप बहुत कम है, इंडिविजुअल बी का बहुत हाई है। अब इन दोनों कर्व्स को जब हमने हॉरिजॉन्टल इनका सबमिशन किया तो ये जो मार्केट है, मार्केट का इन दोनों के बीच में स्लोप आएगा, ना ए से कम और बी से, आई मीन बी से कम और ए से ज्यादा, क्योंकि ए का बहुत कम है, बी का बहुत ज्यादा है, और इन दोनों के
बीच में आएगा, क्योंकि उनका हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर रहे हैं, तो बी से स्लोप मार्केट का कम है और ए से ज्यादा है, तो ये आपका मार्केट का स्लोप आएगा। बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप तो ऐसे कर्व में हम देख के शो कर सकते हैं कि क्या बन रहा है। स्लोप को कैसे निकाला जाता है? स्लोप इट इज एस्टिमेटेड एज चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको हर कर्व में मैंने बता रखा है कैसे निकाला जाएगा, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। जैसे पहला देखिए, चेंज इन प्राइस। प्राइस पहले इतना था, इस पॉइंट पे था, ऊपर बढ़ा तो इतना हो गया, इधर जब वो इतना था आगे गया इतना हो गया, और क्वांटिटी में सी से बी तक, सी से बी तक आगे पहुंच गया। ओके, तो प्राइस में चेंज कितना आ रहा है? ए बी, और इसमें चेंज कितना आ रहा है क्वांटिटी में? सी बी। तो चेंज इन प्राइस हुआ ए बी और चेंज इन क्वांटिटी हुआ सी बी, ए बी बाई सी बी। इसको अगर हम सप्लाई शेड्यूल के थ्रू निकालेंगे तो इधर से आप देखिए, यहां से यहां जब आए 10 से 15 हुआ, प्राइस में चेंज आया 5 और क्वांटिटी में चेंज आया 10 से 20 यानी कि 10। तो 5/10 फिगर ए का स्लोप हमारा आ रहा है 1/2 यानी कि 0.5। ओके, फिगर बी का अगर हम देखें, यहाँ पे 10 से 15 हुआ, 5 चेंज आया, और यहाँ ये 5 से 10 हुआ, यहाँ भी चेंज कितना आया? 10 - 5 5। तो 5/5 विच इज इक्वल टू 1। एज यू कैन से 0.5 से ज्यादा बड़ा है 1, तो 1 यानी कि इसका स्लोप ज्यादा है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जब भी कोई कर्व स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बन रहा, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, ना ऐसा ना ऐसा, बट स्ट्रेट लाइन, तो उसका हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जैसे हमने इधर निकाला था स्लोप बी का 1 आ रहा था, तो हर पॉइंट पे वो 1 ही रहेगा स्लोप, और इधर भी हर पॉइंट पे वो स्लोप 0.5 ही रहेगा। यानी कि इधर ए बी बाई सी बी था और नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा जी एच बाय ए जी होगा, तो ए बी बाय बी सी विल बी इक्वल टू एच जी बाय ए जी। और अगर हम इसका देखें तो डीई बाय ई एफ है, डीई बाय ई एफ विल बी इक्वल टू आई जे बाय डी जे। ओके, तो हर पॉइंट पे इसका स्लोप सेम रहेगा, इसका भी हर पॉइंट पे स्लोप सेम रहेगा। सेम गोज फॉर मार्केट ऑल्सो। ओके, तो ये हमने पढ़ा सप्लाई कर्व और स्लोप के बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is supply function और determinants of supply। सप्लाई फंक्शन में हम अलग अलग डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स देखेंगे सप्लाई को, वो कैसे इफेक्ट करते हैं। अभी हमने खाली प्राइस को लेके सप्लाई का देख रहे हैं कि उनके बीच का पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को इफेक्ट करते हैं। ओके, बेसिकली सप्लाई फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर्स और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। ओके, द मेन वन इज प्राइस, बट देयर आर मेनी अदर डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स टू। ओके, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, प्राइस तो उसका खुद का है ही है। तो सबसे पहला फैक्टर सप्लाई फंक्शन इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, एन एफ, जी, पी एफ, टी, ई एक्स और जी पी। हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पी एक्स यानी कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी हम इतने डिटेल में पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सप्लाई का और प्राइस का क्या रिलेशन है। प्राइस ऑफ इट्स ओन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड होगी, सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ओके, दूसरा पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आर मींस रिलेटेड, यू कैन से हियर। रिलेटेड गुड्स बेसिकली ऐसे गुड्स जो आपस में रिलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। इट्स नेगेटिवली रिलेटेड टू द ओन कमोडिटी। ओके, ये नेगेटिवली रिलेटेड है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, फर्म इज सेलिंग टी। ओके, एक फर्म जो है टी बेच रही है, प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, और प्राइस जो है कॉफी का बढ़ गया, कॉफी उसका रिलेटेड गुड है, तो फर्म क्या करेगी? कॉफी ज्यादा बेचना शुरू कर देगी, और कॉफी ज्यादा बेचने के लिए उसको टी की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस अपने पास जो पैसे है वो तो लिमिटेड है ना, जो हमारे पास मटेरियल है, गुड्स है बेचने के लिए, फैक्टर्स वगैरह जो है प्रोडक्शन करने के लिए, वो तो लिमिटेड ही है। अभी हमने उनको टी में लगा रखा है। ओके, लेकिन अब हमें ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि कॉफी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उसमें हमें ज्यादा फायदा होगा, तो हम वो फैक्टर्स टी से निकाल के कॉफी में लगा देंगे। कॉफी की हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, इसके बदले टी की प्रोडक्शन हमें कम करनी पड़ेगी। तो वही चीज होगी, देन इट विल सप्लाई मोर कॉफी एंड लेस टी बेसिकली, क्योंकि हम प्रोडक्शन हम कॉफी की बढ़ा रहे हैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए, और टी की प्रोडक्शन कम कर देंगे तो प्रोडक्शन कम होगी,
तो सप्लाई भी उसकी कम हो जाएगी। ओके, नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स जो है इंक्रीज इन द एनएफ जो है हमारा फैक्टर है नंबर ऑफ फर्म्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इम्प्लाई मोर सप्लाई एंड डिक्रीज इम्प्लाइज लेस सप्लाई इन द मार्केट। समझो अगर 2 फर्म है मार्केट में सप्लाई कर रही है, उसकी बजाय 2 फर्म्स और आ गई, अब 4 फर्म्स है, तो पहले जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो कम होगी, अब बाद में जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब और भी ज्यादा लोग सामान बेचना वो शुरू कर रहे हैं, सप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट में और ज्यादा गुड्स आ जाएंगे और ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी। नथिंग एल्स इन दैट। नेक्स्ट है जी, गोल ऑफ द फर्म। अब फर्म का गोल क्या है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। 2 गोल्स हो सकते हैं फर्म के, आप मान के चलो, या तो सबसे पहला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सोच के देखिए, अगर कोई फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, इफ फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट मोर विल बी सोल्ड एट हायर प्राइस ओनली, तो वो बेचेगी कब? अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा है तभी वो बेचेगी। अगर प्राइसेस बहुत कम है तो उसको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो क्यों सप्लाई करना चाहेगी? क्यों? उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा कोई। अगर प्राइसेस बल्कि इतने कम हो जाए कि जितना उसको कॉस्ट आ रही है उतने ही कम पे उसको बेचना पड़ रहा है, फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं बेचेगी। क्यों? क्योंकि काहे का प्रॉफिट होगा उसे, वो और किसी जगह चली जाएगी। तो अगर उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे वो तभी बेचेगा। जैसे टी एंड कॉफी में हमने देखा था, अगर कॉफी का प्राइसेस बढ़ने लगे और उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो कम प्राइसेस वाले टी को क्यों बेचेगा, ज्यादा प्राइसेस वाले कॉफी को सप्लाई करेगा। ओके, यही चीज वहां पे है। लेकिन इफ इट वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स सेल्स, आउटपुट बढ़ाना चाहता है, सेल्स बढ़ाना चाहता है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहता है। आपने देखा गवर्नमेंट जॉब्स में जो गवर्नमेंट गुड्स प्रोड्यूस करती है वो जो है ऐसे वर्क लगाती है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लोगों की, कि ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। तो जो है वो क्या कर सकती है अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, मोर विल बी सप्लाइड इवन एट स्मॉल प्राइस। यही गवर्नमेंट का ही एग्जांपल लेके चलिए कि जो है वो चाहती है कि लोगों के पास नौकरी कम है, ठीक है, तो उसे गुड्स जो है ज्यादा बेचने हैं। अगर ज्यादा गुड्स बेचने हैं उसे तो ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो और ज्यादा लोगों की नौकरी चाहिए होगी। लेकिन ज्यादा वो बेच कैसे पाएंगे? अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा है तो ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। तो वो ज्यादा सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, ज्यादा बेच ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। लेकिन अगर प्राइसेस कम हो गए तो वो ज्यादा बेच पाएंगे। अब उन्हें ज्यादा सामान बेचना है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन अगर उन्होंने करना है, सेल्स ज्यादा बढ़ानी है, तो उसके लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी, लोगों को ज्यादा वो नौकरियां देनी पड़ेगी। अगर इस टाइप का उनका गोल है, आउटपुट बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, कम प्राइस पे भी, अगर प्राइसेस कम भी है फिर भी वो बेचना शुरू कर देंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे। प्राइसेस बढ़ जाए फिर तो करेंगे ही करेंगे सप्लाई ज्यादा, लेकिन अगर प्राइसेस कम भी है फिर भी वो बेच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। क्यों? क्योंकि उनका गोल है सेल्स बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, आउटपुट बढ़ाना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली आप 2 टाइप के ले लो, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। अगर उनके प्राइसेस कम है, इफ प्राइस ऑफ फैक्टर डिक्रीजेस, पहले लेबर महंगी मिलती थी अब लेबर हमें सस्ती मिल रही है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें डिक्रीज हो जाएगा तो मोर कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट लो प्राइस ऑल्सो, क्योंकि अब हमें कॉस्ट कम आ रही है। प्रॉफिट बढ़ाने के 2 ही चीजें होती है, या तो रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाओ या कॉस्ट कम कर दो। अब यहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है तो हम कम प्राइसेस पे भी अगर बेचेंगे तब भी हमें उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, बेसिकली उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर प्राइसेस उस टाइम कम भी है तब भी हम ज्यादा बेच सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो चुकी है, हम ज्यादा प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, लो प्राइस भी बड़े आराम से बेच सकते हैं, ठीक है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज टी हियर। ओके, इंप्रूवमेंट इन स्टेट ऑफ टेक्निक रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारी टेक्निक ज्यादा बढ़ गई, सोच के देखो पहले के टाइम पे लोग फार्मर्स जो है हाथ में वो लेके काम करते थे, अपना फावड़ा वगैरह एंड ऑल, लेकिन अब जो है बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए हैं, टेक्निक इंक्रीज हो गई है, तो उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। उनको यूज करके अगर बढ़िया टेक्निक्स वो यूज करेंगे तो सस्ते में ही वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। पहले लोग जो कपड़े बनाने के लिए हाथों से सिलाई करते थे एंड ऑल, अब बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई है, जो बड़ी बड़ी फर्म जो है वो टेक्निक्स यूज करते हैं, बढ़िया बढ़िया मशीन्स यूज करते हैं। तो जो पहले समझो एक दिन में वो 100
कपड़े बना पाते थे, अब वो एक दिन में 1000 10,000 बना लेते हैं। तो उनकी कॉस्ट कितनी ज्यादा कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है, तो ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है तो मोर कैन बी सप्लाइड इवन एट लो प्राइस। जैसे ऊपर हमने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस रिड्यूस हो गया, यहाँ पे टेक्निक इंक्रीज हो गई, तब भी कॉस्ट हमारे रिड्यूस हो रही है। दोनों में ही कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो रही थी और कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो इजीली हम जो है प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं लो प्राइस पे भी बेच के। ओके, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फैक्टर्स। सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब एक्सपेक्ट करना किसी चीज को, जैसे हमें पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी रीजन से फ्यूचर में वो प्राइस जो है राइज करेगा या डिक्रीज होगा, अंदाजा लगा रहे हैं उस चीज का। इफ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन नियर फ्यूचर, अब ये चीज भी याद रखेगा, फ्यूचर में तो हमेशा ही प्राइस बढ़ते हैं, ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि किसी चीज का प्राइस जो है कम होगा। हम खुद ही बोलते रहते हैं कि कितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है नियर फ्यूचर, जो पास में ही फ्यूचर है, समझ लो थोड़े दिनों बाद या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद, उससे ज्यादा नहीं। नियर फ्यूचर, पास में जो थोड़े टाइम में फ्यूचर आने वाला है, उसमें अगर प्रोड्यूसर जो है सोच रहा है कि वो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है बढ़ेगा, तो करंट सप्लाई विल रिड्यूस। सोच के देखो, आज प्राइस 100 रुपये है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर में वो सोच रहा है प्राइसेस बढ़ के 150 हो जाएंगे, तो वो अभी करंट टाइम पे, अभी के टाइम पे क्या लगता है आपको, बेचेगा, ज्यादा ज्यादा सप्लाई करेगा? नहीं, वो उस गुड्स को अपने पास रखेगा संभाल के कि नहीं जी, थोड़े ही टाइम में उसका प्राइस 150 हो जाएगा, मैं तब बेचूंगा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। रही बात, अगर वो एक्सपेक्ट करता है नियर फ्यूचर में प्राइस लो हो जाएंगे, तो वो अभी जो है ज्यादा से ज्यादा बेचना शुरू कर देगा। समझो अभी 150 है, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वो 100 हो जाएगा, तो अभी वही कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा मैं सप्लाई करके सब कुछ निकाल दूं, क्योंकि आगे जाके तो वो सस्ता हो जाएगा, मेरे को क्या प्रॉफिट होगा। यही चीज आप सोच सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड फ्यूचर यानी कि EX। और लास्ट हमारा फैक्टर है G, गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, टैक्सेस एंड सब्सिडीज जो है वो भी इफेक्ट करते हैं। टैक्सेस और सब्सिडीज आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में ही आती है। अगर टैक्सेस में इंक्रीज हुआ तो उससे जो है सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। ओके, और अगर सब्सिडीज में इंक्रीज हुआ तो उससे जो है इंक्रीज हो ही सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड, टैक्सेस क्या होती है, सब्सिडीज क्या होती है। ओके, टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है वो तो सबको ही पता है। अगर सब्सिडीज नहीं पता तो सब्सिडीज गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन के लिए जैसे किसी को दे रही है कि उनकी मदद कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, उन्हें ज़्यादा महंगा ना पड़े फैक्टर्स वगैरह एंड ऑल, ताकि वो सस्ते में प्रोडक्शन कर सके, बेच सके, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते। तो उनकी मदद करने के लिए समझो उनको पैसे प्रोवाइड कर रही है एक तरीके से, आप ये मान सकते हो। लेकिन सब्सिडीज एग्जैक्टली वो नहीं होता। ओके, तो ये चीज़, उससे उन्हें वो सस्ता पड़ेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा उन्हें वो प्रोडक्शन करना, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, सप्लाई इंक्रीज हो सकती है उससे। और यही बात टैक्सेस की, अगर उन पर टैक्सेस लग रहे हैं तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है तो वो उन्हें महंगा पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो उन्हें थोड़ा कम सप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। तो इसके साथ हमारे फैक्टर्स सब खत्म हुए। नेक्स्ट हमारे टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ सप्लाई। हम लॉ ऑफ डिमांड जैसे था वो प्राइस का रिलेशन शो करता था, यही लॉ ऑफ सप्लाई भी प्राइस का रिलेशन शो करता है ऑन प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड के साथ। इट सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये हमेशा याद रखेगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, अगर बाकी के सारे फैक्टर्स जो हमने इतने सारे देखे वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी। इसमें कुछ एजम्पशंस लेके यही अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट की आप एजम्पशंस में डाल के देखिए तो काफ़ी एजम्पशंस तो आपको ऐसी याद हो जाएंगी। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, एक फैक्टर अभी पीछे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर उनका प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो जो है पॉजिटिव रिलेशन होगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, टेक्निक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वही टेक्निक हम आगे भी यूज़ कर रहे हैं। फर्म का जो गोल है वो भी चेंज नहीं होगा। ओके, अगर फर्म का गोल जैसे प्रॉफिट बनाना है तो प्रॉफिट ही बनाने का अपना गोल रखेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डोंट चेंज। ओके, जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस है वो भी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे पीछे हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में टी कॉफ़ी का एग्जांपल लेके,
तो रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा प्राइस में उनके पे। देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। जो हमने एक्सपेक्टेड फ्यूचर वाला देखा था उससे आप समझ सकते हैं नियर फ्यूचर में कोई प्राइसेस में चेंज नहीं आ रही। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ प्रोडक्शन डोंट चेंज। हम गवर्नमेंट पॉलिसीज हमने जो देखी है, टैक्सेस, सब्सिडी एंड ऑल, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है पॉलिसीज गवर्नमेंट की, वो चेंज नहीं हो रही, उनमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कोई ऐसी नई पॉलिसी नहीं ला रही। ओके, अगर ये सारे एजम्पशंस काम करेंगी तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। दैट इज देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब हमारी कुछ एक्सेप्शंस है। वैसे हमने डिमांड में भी देखा था कुछ एक्सेप्शंस थी जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, वैसे ही एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ कहाँ काम नहीं करता। पहला है एग्रीकल्चर आउटपुट। अब एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है वहां पे ये क्यों नहीं काम कर सकता? क्यों? एज इट्स आउटपुट इज रिलेटेड टू नेचुरल फैक्टर्स। जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है उसका आउटपुट रिलेट करता है नेचुरल फैक्टर्स पे। अगर सोचो बारिश ही नहीं हो रही तो कहाँ से प्रोडक्शन होगी ज्यादा? प्राइस चाहे जितना मर्जी बढ़ता जाए वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे। जब प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो सप्लाई कैसे होगी? नेचुरल कैलेमिटी कोई आ गई, ड्रॉट पड़ गया, तो कहाँ से उनकी प्रोडक्शन हो पाएगी? ओके, फिर तो प्राइसेस तो बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कहाँ सप्लाई कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि उनके पास सप्लाई करने को कुछ है ही नहीं। ओके, तो सप्लाई उनकी रिड्यूस हो ही जाएगी अगर कोई नेशनल कैलेमिटी आती है एंड ऑल। दूसरा हमारी एक्सेप्शन है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, दे रिमेन लिमिटेड नो मैटर प्राइस राइज। चाहे जितना भी प्राइस बढ़ता जाए इनका, वैसे इनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर बढ़ता भी जाए तो भी वो लिमिटेड ही रहते हैं। अब सोशल डिस्टिंक्शंस में आपके गुड्स आप लेके चलिए, फॉर एग्जांपल जो लग्जरी गुड्स हो गए, जो समझो एक एक बंदे का स्टेटस शो करती है, महंगे से महंगे गुड्स वो खरीदता है, वो रहते लिमिटेड ही है। जो समझो ऐसे गुड्स जो एग्जांपल लेते हैं, ऐसे गुड्स जो लाखों करोड़ों में आते हैं, वो होते ही लिमिटेड है ना, कुछ ही लोग उन्हें आके खरीद सकते हैं। अगर वो लिमिटेड नहीं होंगे, बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो उनके प्राइसेस तो गिरते ही रहेंगे ना। वो गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता ज्यादा, फिर भी लोग उन्हें ले रहे हैं। क्यों? अपना एक स्टेटस शो करने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए। ओके, तो वो होते ही थोड़े बहुत ही है इस दुनिया में। जैसे आप समझ के देखो, पुराने जमाने की जो चीजें होती है, आर्किटेक्चर वाले जो लोग यूज करते हैं, आर्कियोलॉजी वाले, आई मीन जो आर्कियोलॉजिकल गुड्स होते हैं लोग खरीदते हैं, उनका कोई यूसेज तो नहीं होता, तो वो बहुत कम है इस दुनिया में, बहुत महंगे हैं इस दुनिया में, तभी लोग उन्हें अपना रुतबा शो करने के लिए देखते हैं। ओके, तो वो होते ही वैसे ही बहुत कम है, तो उनका प्राइसेस और भी बढ़ता जाए, लेकिन वो पहले ही इतने कम है, कौन बेचेगा उन्हें? कैसे बढ़ाएगा कोई इनकी सप्लाई? ओके, पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स हमारा तीसरा एक्सेप्शन है। एट अ गिवन टाइम प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ दीज नो मैटर प्राइस रिड्यूस एज दे हैव अ शॉर्ट लाइफ। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल ऐसा जो खराब हो जाते हैं, ऐसे गुड्स आते हैं पेरिशेबल गुड्स जो थोड़े टाइम में ही खराब हो जाते हैं, तो उनको एक टाइम आने से पहले हमें सारी की सारी सप्लाई उसकी करनी पड़ जाती है। सपोज उसके प्राइसेस कम भी होने लग जाए, फिर भी हमें उसको बेचना ही पड़ता है, उस प्रोड्यूसर को उसको सप्लाई करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएंगे, और खराब चीज को कौन खरीदेगा यार? ऐसे कुछ खाने की कोई चीज ऐसे ले लो जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, तो उनको जो टाइम टू टाइम वो कोशिश करते हैं कि बिक जाए वो। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको नहीं बेचा टाइम आने पर वो खराब हो जाएंगे। और कुछ खराब चीज कोई नहीं खरीदेगा, कुछ ना बिकने से तो सस्ते में बिक जाए। सोच के चलिए जरा, अगर बिल्कुल ना बिकेगा तब तो जीरो हमें रेवेन्यू मिलेगा, अगर सस्ते में भी बिक गया तो थोड़ा तो रेवेन्यू मिलेगा ही ना। तो कोशिश करते हैं उसकी सप्लाई बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, कि चाहे उसके प्राइसेस कम भी क्यों ना हो जाए। तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड, आई मीन लॉ ऑफ सप्लाई आपका काम नहीं करता। तो लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है डिमांड वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया था। वही सेम चीज है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ज्यादा कोई फर्क है नहीं। इसका बेसिकली यही है, इट्स द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस। यानी कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में कितना आएगा जब हम कितना परसेंट चेंज करेंगे प्राइस में, उसके खुद के प्राइस में।
यही इसका बेसिकली फॉर्मूला है। इसको हम परसेंटेज की टर्म्स में लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस। अब इलास्टिसिटी होता क्या है बेसिकली, इसके लिए मैंने आपको डिमांड वाले चैप्टर में एक एग्जांपल लेके दिया था। हम एक रबर बैंड का एग्जांपल लो। रबर बैंड को कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत टाइट होते हैं, बहुत ज्यादा खींचने पर भी थोड़े से ही आगे खींचते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, जरा सा खींचने पे भी बहुत ज्यादा खींच जाते हैं, जरा सा दम लगाने पे भी बहुत ज्यादा खींच जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, प्राइस में जरा सा भी चेंज करने के बावजूद क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो लेस इलास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस में चेंज करने के बावजूद भी क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत कम चेंज आता है। तो वही चीज यहाँ पे, इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। जब हम इसको खोलेंगे फॉर्मूला, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस, और दोनों के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हम ये परसेंटेज की टर्म्स में ले रहे हैं। अब ये 100 से 100 कट जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला डिमांड से काफी हद तक मैच करता है। फर्क बस इतना है, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड था, इसलिए यहाँ पे मैंने एक एस आगे और जोड़ दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। दूसरा, डिमांड के साथ एक नेगेटिव का साइन जुड़ता था यहाँ पे। अब वो नेगेटिव जुड़ने का रीजन क्या था? द रीजन वॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में अपोजिट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। लेकिन सप्लाई में हमने देखा है, लॉ ऑफ सप्लाई जब पढ़ा था तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। देखिए सप्लाई का आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ नहीं जाता जैसे डिमांड जाता था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अभी पहले के टॉपिक में हमने लॉ ऑफ सप्लाई में बिल्कुल यही पढ़ा था, तो यही रीजन है। अब इलास्टिसिटी को हम उसके कर्व्स के साथ थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे ये 45 डिग्री की लाइन जा रही है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे इज इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स न्यूट्रल, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। प्राइस के चेंज होने में क्वांटिटी में ना ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस से, ना कम चेंज आ रहा है प्राइस से, उतना ही चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में। ये दूसरा, ये कर्व देखिए थोड़ा फ्लैटर है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, यानी कि प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने पे क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, वो इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है, मोर इलास्टिक है। ये वाला, इसका स्लोप थोड़ा हाई है, कम फ्लैटर है, फ्लैटर नहीं है, काफी हाई है, स्ट्रेट जा रहा है ऊपर देखिए काफी ज्यादा, तो ये लेस देन 1 है। आप क्या क्या बोल सकते हैं इसमें कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कम चेंज आ रहा है, बढ़ तो रही है क्वांटिटी सप्लाइड। यहां हम क्योंकि चेंज की बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ेगी। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, बढ़ेगी जरूर इलास्टिसिटी में, क्योंकि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। इलास्टिसिटी ये बताता है कि कितना ज्यादा बढ़ेगी या कितना कम बढ़ेगी, बढ़ेगी तो बिल्कुल, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अब ये दो एक्सट्रीम मेजर्स है, दो एक्सट्रीम केसेस है। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि प्राइस में जरा सा भी पिद्दू सा भी चेंज आने पर क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इंफिनिटी तक बढ़ सकती है। दूसरा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इधर देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट की बजाय थोड़ा राइट की तरफ डाउन हो रहा है, लेकिन इसका स्लोप बिल्कुल सीधा है। तो यहां पे प्राइस में जितना भी चेंज है क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, जैसे पहले प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतनी है, अब प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी बढ़ा, आप देख सकते हैं दोनों में सेम चेंज आया। यहां पे हम वो लगा के देखते हैं, इधर देखिए प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतना है, अब प्राइस में इतना चेंज आया, प्राइस में सिर्फ इतना सा चेंज आया P1 से P2 तक, लेकिन क्वांटिटी Q1 से Q2 वो ज्यादा है। अब इस वाले में देखेंगे प्राइस में इतना
अब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी क्वांटिटी जरा सही बढ़ी। इधर देखिए प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, फिर भी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे प्राइस जितना मर्जी बढ़ा लो, क्वांटिटी में कोई फर्क ही नहीं आ रहा। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए मैंने एक चीज लिखी है, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये आपको मैं पहले के चैप्टर्स में बता चुका हूं कि स्लोप और इलास्टिसिटी का अपोजिट रिलेशन होता है। इधर देखिए इसका स्लोप ज्यादा है, ये फ्लैटर है, इसका स्लोप कम है। स्लोप का मैंने आपको एग्जांपल उससे भी देखा था, पहाड़ों से। एक होता है फ्लैट जमीन, एक होता है पहाड़। पहाड़ का स्लोप ऊंचा होता है और जो फ्लैटर जमीन होती है वो फ्लैट ही होती है, उसका कोई स्लोप नहीं होता। वैसे ही जितना ज्यादा वो ऊंचा होगा उतना ज्यादा उसका स्लोप होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे थोड़ा फ्लैटर है तो इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे ये स्लोप इसका बहुत ज्यादा है तो इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। तो आप कह सकते हैं कि स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अपोजिट रिलेशन है। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी कम इलास्टिसिटी होगी, यही यहाँ पे शो हो रहा है। अब कुछ फैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इफेक्ट होता है। इससे हमें बता सकते हैं कि अगर ये फैक्टर आ रहा है तो इलास्टिसिटी वो ज्यादा इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक होगा, जैसे कि ये लेस देन 1, या फिर ग्रेटर इलास्टिसिटी होगी, उसकी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा बढ़ेगा। अब पहला हमारा ये फैक्टर है नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। अब कोई भी गुड हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है तो उसके लिए कोई ना कोई इनपुट तो हमें लगाना पड़ता है। अब सोच के देखो, अगर वो इनपुट ऐसा है जो कॉमनली अवेलेबल है, इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इलास्टिक। वो इलास्टिक क्यों होगी? सोचिए ऐसे इनपुट्स मैं यूज कर रहा हूं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, साल में कभी एक बार ही मुझे मिल पाते हैं। चाहे प्राइसेस जितना मर्जी बढ़ जाए, अगर मेरे पास वो इनपुट्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि वो कॉमनली अवेलेबल है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो प्राइस जितना मर्जी बढ़ता जाए मैं सप्लाई बढ़ा पाऊंगा क्या? बहुत मुश्किल से बढ़ेगी। वहीं अगर ये कॉमनली अवेलेबल हो, कहीं से भी मैं जाके वो इनपुट खरीद सकता हूं, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मैं फटाक से बहुत सारे इनपुट्स लेके आ जाऊंगा और सप्लाई को बढ़ाऊंगा, तो वो ज्यादा इलास्टिक हुआ। दूसरा टॉपिक आपका नेचुरल कंस्ट्रेंट। अब नेचुरल कंस्ट्रेंट समझ के देखिए, नेचुरली जो कंस्ट्रेंट अवेलेबल होते हैं, दिक्कतें जो आती है नेचुरली, सोच के देखिए कि एग्जांपल यहां हमने लिया है, इफ वी विश टू प्रोड्यूस टीक वुड। टीक वुड एक ऐसा वुड है जिसको प्रोड्यूस होने में सालों लग जाते हैं। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके, इट विल टेक्स ईयर्स टू प्रोड्यूस, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक। अब सोच के देखिए प्राइस बढ़ रही है, मैं चाहूंगा तो यही कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बढ़े, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने में सालों लग जाएंगे नेचुरल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो फिर मैं इलास्टिसिटी बढ़ा पाऊंगा क्या? सप्लाई बढ़ा पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उसको कितने साल लग जाएंगे प्रोड्यूस करने में, तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, इट विल बी लेस इलास्टिक। लेट्स मूव फर्दर टू नेक्स्ट फैक्टर्स। सो नेक्स्ट फैक्टर इज रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या हुआ? एनी आइडिया? उसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, आपको उससे शायद कुछ याद आए। ये टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम है, ओके। इफ एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क ऑफ हायर आउटपुट, सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। ये बोल रहा है कि अगर एंटरप्रेन्योर्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो विलिंग है रिस्क लेने को, किस चीज का रिस्क? हायर आउटपुट प्रोड्यूस करने का, तो सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा इलास्टिक होगी। अब जरा सोच के देखिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में रिस्क किस चीज का होगा? प्रोडक्शन बढ़ाने से तो फायदा होना चाहिए, फिर रिस्क किस बात की हुई? इसलिए आपको ये डायग्राम दिखाया है। प्रोडक्शन बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक पॉइंट आता है जब वो मैक्सिमम हो जाती है, जैसे ये ए पॉइंट पे है। लेकिन उसके बाद जब भी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वो प्रॉफिट आपका कम होता जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता जाएगा। टोटल प्रोडक्ट हो या फिर टोटल रेवेन्यू हो। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन लगा रखी है, उस पर लेबर हम बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कम मिलेगी, फिर हम लेबर और बढ़ाते जाएंगे,
और ज्यादा लेबर लगाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद अगर हम लेबर और बढ़ाएंगे तो वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन विल गो डाउन। ओके, तो यही रिस्क होता है कि एक पॉइंट से ज्यादा अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इस वजह से जो प्रॉफिट होता है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यही चीज है कि अगर वो रिस्क लेने को तैयार है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार है कि अब कि उन्हें इस बात का डर नहीं है, रिस्क नहीं है, तो इलास्टिक होगा आपका जो सप्लाई है। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। अब कमोडिटी के नेचर के लिए यहाँ हमने दो टाइप के गुड्स लिखे हैं, पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, खराब नहीं होते। पेरिशेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे आप फूड में ही ले लो, कुछ फूड ऐसे होते हैं थोड़ा टाइम तक रहते हैं उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। तो बताओ कौन से ऐसे गुड्स हैं जो इलास्टिक होंगे और कौन से होंगे जो लेस इलास्टिक होंगे। जो आपके ड्यूरेबल गुड्स है वो काफी ज्यादा इलास्टिक होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लंबी लाइफ स्पैन है, आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करते जाइए। हमने बहुत सारे प्रोडक्शन करी है ड्यूरेबल गुड्स की, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। चलो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब लोगों ने वो खरीदना कम कर दिया, हमारे पास वो बचा हुआ रह गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके तो लोग खरीदेंगे। हमारे पास जो बचा हुआ है हम उसको फ्यूचर में कभी बेच सकते हैं। लेकिन पेरिशेबल गुड्स अगर हमने एक पॉइंट तक प्रोड्यूस किए, डिमांड जितनी है उससे भी ज्यादा हमने प्रोडक्शन कर ली, तो हम उसको अपने पास संभाल के तो नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स है जो खराब हो जाते हैं, एक टाइम पे थोड़े टाइम में खराब हो जाते हैं। तो पेरिशेबल गुड्स उतने ही प्रोड्यूस होते हैं जितनी डिमांड है मार्केट में उसकी। कोशिश यही होती है कि उतनी ही प्रोडक्शन हो जितनी डिमांड है। प्राइस बढ़ेंगे भी तो भी हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है उसकी तो प्राइस बढ़ने पे भी हम ज्यादा सप्लाई करके क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो थोड़े टाइम में खराब हो जाएंगे। ड्यूरेबल गुड्स को तो हम अपने पास संभाल के रख सकते हैं ना, तो हम ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ज्यादा इलास्टिक है। और पेरिशेबल गुड्स लेस इलास्टिक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉसेज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट गुड ऐसा है जिसकी प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ने पर हम उसको ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ेगी, तो उसके लिए हम वेट करेंगे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े तब हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो वो लेस इलास्टिक है क्योंकि साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। नेक्स्ट, टाइम फैक्टर। लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द सप्लाई एज फैक्टर्स आर easily available in long time and supply can be easily increased. ओके, तो एक ऐसे गुड्स जो जिनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है उनकी सप्लाई जो है बहुत ज्यादा होगी एज फैक्टर्स, क्योंकि वो फैक्टर्स जो है, जो हम फैक्टर्स यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, स्टार्टिंग में तो जो है हमारे पास समझो लेबर तो हम बार बार बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक फिक्स फैक्टर होता है। आपको अगर मैंने बताया हुआ है तो शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड दोनों अलग अलग होते हैं। शॉर्ट टर्म में एक वेरिएबल फैक्टर होता है, एक फिक्स फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर ऐसा जो हम बढ़ा सकते हैं, चेंज ला सकते हैं उसमें। फिक्स फैक्टर एक ऐसा होता है जैसे मशीनरीज हो गई, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, वो उतनी की उतनी रहेगी शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम पीरियड में। लेकिन लंबे टाइम पीरियड में हम अपनी मशीनरीज को भी बढ़ा सकते हैं, लेबर तो बढ़ा ही सकते हैं, मशीनरीज भी बढ़ा सकते हैं। फिक्स कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग में जाके वो भी वेरिएबल हो सकता है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जब हम उसको भी चेंज कर सकते हैं तो हम उसकी सप्लाई इजीली बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ओके, तो अगर टाइम पीरियड लॉन्गर होगा तो उसकी सप्लाई हम इजीली बढ़ा सकते हैं, तो वो जो है ज्यादा इलास्टिक होगा। ओके, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, supply will be less elastic if production
involves use of complex and expensive technology. अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी ऐसी यूज हो रही है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा महंगी है, ओके, तो हम उसकी प्रोडक्शन कम ही बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ही प्रोडक्शन बढ़ाने पर उसकी जो है हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और यूज करनी पड़ेगी। एज चेंजिंग इन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकम्स डिफिकल्ट। वो एक्सपेंसिव है, महंगी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है कि मिलना भी मुश्किल है, वो इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पाती क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो वो लेस इलास्टिक हुई, ओके, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन करना खुद ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसके साथ ये आपके फैक्टर्स खत्म हुए, ओके। तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 12, दैट विल बी ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट से आप क्या समझ सकते हैं? अलग अलग तरह की मार्केट्स, बेसिकली 4 ही टाइप की मार्केट्स होती है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और एक चौथा मोनोपोलिस्टिक। अगर आपने इनके बारे में सुना है तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना तो कोई एक मार्केट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे सिर्फ एक ही बंदा है जो वो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। ओलिगोपोली में एक तो नहीं, थोड़े बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम ही है वो सामान बेचने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, ओके। ओलिगोपोली का एक एग्जांपल लो आप, जैसे कि कार्स। जो कार्स बेचते हैं कोई 40-50 फर्म्स तो नहीं है, बहुत कम ही फर्म्स है कार्स बेचने वाली, लेकिन खरीदने वाले हम कितने सारे हैं। मोनोपोली का एक एग्जांपल लो, रेलवेज। इंडिया की रेलवेज खाली गवर्नमेंट चलाती है और कोई रेलवेज का काम नहीं कर सकता, लेकिन यूज तो कितने लोग, पूरी इंडिया करती है। तो ऐसे ही अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स हैं, उनके बारे में, कॉम्पिटिशन्स के बारे में हम जानेंगे, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, वो भी हम बनाएंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। अगर आपको पसंद आया, आई होप यू लाइक इट, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए आप लोग जितना ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे को भी उतना ही अच्छा लगेगा और मैं भी और खुशी से, आसानी से पढ़ा पाऊंगा। और जितना अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा उतने अच्छे से आप, उतना ज्यादा आप भी खुश होगे, आपको भी फायदा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय।